Hello everyone, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to discuss about the important concepts and the topics of class 8 सोशल साइंस चैप्टर 8 वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहें। और क्लास 8 से रिलेटेड जो भी सोशल साइंस का जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए अगर मैं क्लास चैप्टर 8 की बात करूं वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स की, देखिए चैप्टर का नाम है वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। तो एक मीन्स हमारी सोसाइटी में कुछ तरह की कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी वीमेन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, जिसके वजह से काफी सारा रिफॉर्म्स, काफी सारे सुधार की आवश्यकता पड़ी। तो उसी बेस पे पूरा का पूरा जो टॉपिक है, पूरा चैप्टर इसी बेस पे है। तो देखिए इंट्रोडक्शन की अगर बात करूं, सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिया, तो इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम, स्पेशली जो भी सोशल इविल्स थी हमारे टाइम पे और जो प्रीवियस टाइम पे जो हमारी एंशियंट सोसाइटी में जो भी सोशल इविल्स थी रिलेटेड टू वीमेन सोसाइटी, जैसे सती प्रथा होगी, चाइल्ड मैरिज हो गया, कास्ट सिस्टम, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनके किस तरह से इनको रिफॉर्म भी किया गया इन सोशल इविल्स को। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट हेडिंग आ रही है कंपेरिजन ऑफ मॉडर्न वीमेन लाइफ विथ ओल्ड टाइम वीमेन। अगर हम कंपेयर करें जो मॉडर्न वीमेन की लाइफ को ओल्ड टाइम वीमेन के, तो हम काफी कुछ चेंजेस को पाएंगे। जैसे पुराने जमाने में जो था कि गर्ल्स को अलाउ नहीं करते थे स्कूल जाने के लिए, सिर्फ बॉयज स्कूल जाते थे, गर्ल्स स्कूल्स नहीं जाती थी। किस तरह की कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज नहीं होती थी, किस तरह की जॉब वो नहीं कर सकती थी। इस तरह से उनको कोई अधिकार नहीं था लीगली मैरिड होने का भी, अपनी मर्जी से वो विवाह नहीं कर सकती थी। अगर करना है तो अपनी कास्ट और कम्युनिटी में ही करना है उनको। इसके साथ ही उनको जो वीमेन थी उनको किस तरह का वोट देने का अधिकार नहीं था, इलेक्शन में खड़े होने का कोई अधिकार नहीं था। साथ ही जो और राइट्स जो बॉयज इंजॉय करते थे वो उनको राइट नहीं थे कि वो उन सब चीजों को एंजॉय कर सकें। साथ ही देखिए एजुकेशन की जहां तक बात होती है तो वीमेन को ना पढ़ाई लिखाई का कोई अधिकार था और ना ही अपने हस्बैंड को चुनने का। इसके साथ ही देखिए अगर टाइम चेंज के हिसाब से बात की जाए तो काफी कुछ चेंजेस हुए हैं अभी। और अगर हिंदू मुस्लिम में भी देखा जाए तो काफी वहाँ पे एक से ज्यादा वहाँ शादियां करने का रिवाज है, जिसको हम पॉलीगैमी भी बोलते हैं। और इसके साथ ही अगर किसी लेडी का हस्बैंड अगर मर जाता था किसी तो वो विधवा हो जाती थी और उसको जो अपने हस्बैंड की जो चिता जो होती थी उसमें जिंदा ही चलना पड़ता था। तो इस सिस्टम को सती प्रथा बोलते थे। और ये काफी बार क्वेश्चन आपसे 1 मार्क का, 2 मार्क का और 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि एक्सप्लेन सती प्रथा। इसके साथ ही देखिए पूरा कंपेरिजन अगर मैं देखूं तो काफी चेंजेस भी हुआ है। और अब इंडिया की वीमेन देखें तो उनको पढ़ाई लिखाई का पूरा अधिकार है, जॉब करने का पूरा अधिकार है। और जिस तरह की सती प्रथा ये सब सिस्टम होता था अर्ली मैरिज वाला, तो वो अभी सब बैन हो चुका है, अभी ये सब चीजें अलाउ नहीं है। इसी तरह देखिए पुराने टाइम में वीमेन का कोई राइट नहीं होता था प्रॉपर्टी पे, बट अब ये राइट लोगों को मिल गया है, वीमेन को मिल गया है। इसके साथ ही देखिए डिफरेंसेस ऐसा नहीं था कि मैन वीमेन में डिफरेंस था, बल्कि सोसाइटी में उस टाइम कास्ट सिस्टम भी था। अगर बात करूँ तो एंशियंट सोसाइटी में जो हमारी सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट जो कम्युनिटी आती थी, फर्स्ट जो हायर कास्टेस आती थी वो थी ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रियास आती थी, फिर वैश्यस और फिर शूद्रास। ठीक है, तो देखिए ब्राह्मण जो होते थे वो ब्राह्मण और क्षत्रियास वो अपर कास्ट होते थे, और साथ ही जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स होते थे वो वैश्यास होते थे। और जो फोर्थ कम्युनिटी होती थी जो कि पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वीवर्स और पॉटर्स होते थे उनको शूद्रास बोला जाता था। और ये जो शूद्रास होते थे वो बाकी 3 कम्युनिटी के स्लेव्स होते थे, आप कह सकते हो उनके गुलाम होते थे, क्योंकि इनका काम होता था गाँव विलेज को साफ सफाई करना। और इसके साथ ही देखिए ब्राह्मण का जो काम होता था उस टाइम जो सोसाइटी थी वो काम के अनुसार ही जानी जाती थी। उनकी जो जात थी, जो कास्ट थी, वो उनके काम के अनुसार ही जानी जाती थी और उन्हीं को वही पर्टिकुलर काम करना पड़ता था। जैसे अगर ब्राह्मण की बात करें तो सिर्फ उनका काम था बच्चों को पढ़ाई लिखाई एजुकेशन देना और साथ ही पूजा पाठ का काम करना। और क्षत्रिय का काम था युद्ध में राजा की हेल्प करना, उनको मदद करना और उनके सपोर्ट में होकर दुश्मनों से लड़ना। जहां तक मर्चेंट्स की बात है, यहाँ पे वैश्य की बात है, तो ये वैश्य जो होते थे वो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स होते थे और ये व्यापार वाला जैसे काम होता है वो करते थे। जहां तक और कंडीशन अगर देखें तो शूद्रास की कंडीशन वहाँ बहुत ही खराब थी। उनको बेसिक राइट जो एजुकेशन जैसे राइट थे, सेम कुएं से आप पानी नहीं ले सकते थे, जो सेम रास्ता आप नहीं यूज कर सकते थे, जो सेम तालाब पे ये लोग नहाते थे वो यूज नहीं कर सकते थे। तो इनकी कंडीशन काफी खराब थी, जिसकी वजह से इंडिया इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाया अभी भी। इनको पोल्यूटिंग कास्ट भी बोलते थे, क्योंकि देखिए आप जैसे मैंने बताया कि उनको टेम्पल्स में नहीं घुसने जाता, उनके कुएं से जहाँ पानी भरते थे वो इलाके अलग थे। तो हर एक चीज में काफी भेदभाव वहां पे था, जिसको अनटचेबल, इनको अनटचेबल्स भी कहते थे, इनको छूते नहीं थे तो अनटचेबिलिटी बोलते थे। बट आजकल देखिए राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट है, तो उसमें आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग ये सब जो अनटचेबिलिटी है उसको एबॉलिश कर दिया गया। अगर कोई भी आज के टाइम पे ये सब चीजें करता है तो ये क्रिमिनल
क्रिमिनल ऑफेंस काउंट होता है एक तरह का। तो ये आप अपनी हायर क्लासेस में काफी कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ देखिए वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, किस तरह से वर्ल्ड में चेंज होता गया। तो काफी लोग जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और किस तरह से कम्युनिकेट किया उन्होंने, डिबेट्स और डिस्कशन किए, बुक्स न्यूज़पेपर मैगजीन्स में छापे गई चीजें कि कौन कौन से सोशल इवेंट्स हैं उनके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। जो भी फिलोसफर्स थे, जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, हर तरह के, चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस इश्यूज हो, उन सब पे डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ। और इसी कुछ डिबेट से हमें कुछ बातें पता चली जो इंडियन रिफॉर्मर्स और रिफॉर्म ग्रुप ने किस तरह के रिफॉर्म किए। तो इसमें थे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी कलकत्ता में। और राजा राम मोहन रॉय ने डिस्क्राइब किया था कुछ ऐसी चीजें कि किस तरह के चेंजेस बिल्कुल नेसेसरी है सोसाइटी में, अगर आप आगे डेवलपमेंट करना चाहते हो। तो कुछ जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस है स्पेशली अगेंस्ट दी वीमेन, तो उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। तो इन्होंने इक्वालिटी, ये सपोर्ट में थे, वीमेन के फ्रीडम और इक्वालिटी के सपोर्ट में थे इस वजह से। और इसके लिए वो चाहते थे अगर वीमेन को आप फ्रीडम और इक्वालिटी देना चाहते हो तो इसके लिए जो वेस्टर्न एजुकेशन है, क्योंकि आप वेस्टर्न साइड देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में तो इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, वहाँ की वीमेन पूरी फुल फ्रीडम और इक्वालिटी को एंजॉय करती है। तो राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि ये काफी अच्छे फिलोसफर थे, स्कॉलर थे, इनको काफी सारे लैंग्वेजेस की नॉलेज भी थी, तो ये वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्ट में इसलिए थे ताकि वो वीमेन को फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे राइट्स को दे पाए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि किस तरह से वीमेन को घर के काम का बोझ दिया जाता है, किस तरह से कुछ को उनको किचन में बस स्वतंत्रता की, ये तो बस किचन के लिए है, किचन में काम करें। तो उनका कहना था कि वीमेन इसके लिए नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा अगर ये सब काम को छोड़ के और भी कुछ ज्यादा आगे बाहर निकले, पढ़े लिखे, तो शायद वो लाइफ में और कुछ ज्यादा चेंजेस ला पाए। और अगर एक वीमेन भी अच्छे से पढ़ जाती है तो बिल्कुल पूरी सोसाइटी इम्प्रूव हो जाती है और चेंजेस आते हैं और डेवलपमेंट होती है। इसके साथ ही राजा राम मोहन रॉय जो सती प्रथा थी उसके बहुत अगेंस्ट थे कि किस तरह एक जिंदा लेडी को जला दिया जाता है उसके पति की चिता पे के साथ ही, तो उसके खिलाफ ये थे। और देखिए, जैसे मैंने बोला कि राजा राम मोहन रॉय काफी अच्छे स्कॉलर थे, विद्वान थे, तो उनको संस्कृत, पर्शियन और सेवरल अदर इंडियन और साथ ही यूरोपियन लैंग्वेजेस की भी जानकारी थी। इसके साथ ही देखिए, प्रैक्टिस ऑफ विडो के बिल्कुल खिलाफ थे और इसके खिलाफ उन्होंने काफी सारा काम किया। और फाइनली राजा राम मोहन रॉय के कहने पे काफी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया। तो ये देखिए, ये ईयर आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा। साथ ही देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने भी काफी कुछ काम किया। उन्होंने आर्य समाज फाउंड किया 1875 में और इन्होंने काफी सारा रिफॉर्म किया हिंदुइज्म में। इसी के साथ देखिए, चेंजिंग द लाइफ ऑफ विडोज की, किस तरह से लाइफ जो है विडोज की चेंज की जाए, और इसके लिए काम किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। उन्होंने कहा कि विडोज की उनको फिर से परमिशन देनी चाहिए कि वो फिर से शादी कर सके। और इसके साथ ही देखिए, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने 1856 में एक लॉ परमिट किया जिसके अकॉर्डिंग विडो रीमैरिज परमिशन दे दी गई और जो विधवाएं थी वो पुनः विवाह कर सकती थी। तो ये 1856 जो ईयर है ये आपको लर्न करना है, इससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही देखिए, रीमैरिज के जो विद्यासागर तो बिल्कुल सपोर्ट में थे, बट काफी सारे सोसाइटी में और लोग थे जो इसके खिलाफ थे। इसके साथ देखिए, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी जहाँ पे वीर सलेंगम पंटुलू ने काफी कुछ काम किया विडो रीमैरिज के लिए। इसके साथ ही देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नॉर्थ साइड में विडो रीमैरिज के लिए काम किया। उन्होंने एक आर्य समाज भी गठित किया। और इसके साथ ही देखिए, गर्ल्स बिगन गोइंग टू स्कूल की गर्ल्स ने किस तरह से स्कूलों में जाना स्टार्ट किया। इसमें देखिए, विद्यासागर इन कलकत्ता, उन्होंने बॉम्बे में काफी सारे स्कूल जो थे वो गर्ल्स के लिए स्टार्ट किए। और इसके साथ ही देखिए, काफी सारी गर्ल्स ने निकलना स्टार्ट किया घर से, और जो नहीं निकल पाती थी, जो उनके लिबरल जो हस्बैंड और फादर होते थे, वो घर में उनको ट्यूटर्स की हेल्प से पढ़ाते थे। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ ही देखिए, इसके साथ ही कुछ और भी स्कूल जो थे वो आर्य समाज ने पंजाब में, क्योंकि आर्य समाज काफी फेमस रहा पंजाब में, इन्होंने काफी काम किया, तो कुछ स्कूल गर्ल्स के लिए वहाँ आर्य समाज ने पंजाब में स्टैब्लिश किए। साथ ही देखिए, महाराष्ट्र की बात करें तो ज्योतिबा फूले जी ने वहाँ पे गर्ल्स के लिए कुछ स्कूल स्टार्ट किए। इसके साथ ही देखिए, नॉर्थ इंडिया में वीमेन ने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। साथ ही देखिए, मुस्लिम हाउस होल्ड जो घर का काम करने के साथ ही उन्होंने कुरान जो क्योंकि होली कुरान जो है उसको पढ़ना स्टार्ट किया, और इसके लिए स्पेशली उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज को सीखा। इसके साथ ही देखिए, दे वर टॉट की बाय वुमेन हु कम होम टू टीच। Some reformers such as Mumtaz Ali reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education, कि किस तरह से women के एजुकेशन के सपोर्ट में लोगों ने काम किया। इसके साथ ही देखिए, जो बेगम थी भोपाल की, उन्होंने भी काफी कुछ काम किया कि प्रमोट किया एजुकेशन अमंग वीमेन। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन जो थी, उन्होंने कुछ स्कूल पटना में स्टार्ट किए, मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। इसके साथ देखिए, हिंदू महिला विद्यालय जो है फर्स्ट इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ, जिसने
गर्ल्स को प्रोवाइड की एजुकेशन। इसके साथ ही 1880s में देखिए तो इंडियन वीमेन जो थी वो फर्स्ट टाइम उन्होंने एंटर किया यूनिवर्सिटीज में पढ़ना उन्होंने शुरू किया, और साथ ही वो डॉक्टर्स बनी और उसमें से कुछ टीचर्स भी बनी। साथ ही देखिए कुछ इंडियन वीमेन राइटर्स के नाम बताऊं तो मैं यहाँ पे ताराबाई शिंदे काफी फेमस है, जिन्होंने उन्होंने अपने पूना जो होम था वहां पे पढ़ाना स्टार्ट किया वीमेन को। साथ ही उन्होंने एक बुक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। ये काफी बार पूछा जाता है और बड़ी क्लासेस हाई क्लासेस में भी आपसे पूछा जाएगा, 9th 10th में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है स्पेशली 10th में आपका। तो स्त्री पुरुष तुलना एक किताब उन्होंने लिखी जिसमें उन्होंने कंपेरिजन किया वीमेन और मैन के बीच में। वो पूरा डिफरेंसेस क्या, सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन जो सोसाइटी में होते हैं उसको क्रिटिसाइज किया। इसके साथ ही देखिए एक और वीमेन राइटर थी काफी फेमस, पंडिता रमाबाई, जो एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की। उन्होंने भी हिंदुइज्म में जो भी टूवर्ड्स वीमेन के खिलाफ जो भी सोशल इविल थी उनके खिलाफ इन्होंने लिखा। और साथ ही काफी सारी मैगजीन्स, उस टाइम काफी सारी मैगजीन्स और बुक्स आने लगी क्योंकि वीमेन ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, तो इस वजह से वो अपनी किताबों को पब्लिश भी करती थी। साथ ही देखिए राइट टू वोट के लिए भी उन्होंने प्रेशराइज किया पॉलिटिक्स में कि वीमेन को एक अच्छी हेल्थ केयर भी मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल जो राइट होता है सफरेज में राइट टू वोट भी मिलना चाहिए, और हर एक वीमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए। साथ ही देखिए जब सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे तो उस टाइम भी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के साथ काफी सारी वीमेन्स ने डिमांड करी इक्वलिटी और फ्रीडम फॉर वीमेन। इसके साथ ही लास्ट एंटी ब्रिटिश जो स्ट्रगल्स हुए थे उसमें भी काफी ज्यादा हद तक वीमेन ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा अपना योगदान दिया। और इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट है लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। पहले टाइम में काफी छोटी एज में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो ये एक इलीगल, एक सोशल इविल की तरह उभरा। तो इस चीज को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बाद में जब इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुआ, सोशल रिफॉर्मर्स ने काम किया, तो बाद में ये जो चाइल्ड मैरिज थी उसके खिलाफ एक लॉ पास हुआ। तो 1929 में यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बन जाएगा, तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ। इसके अकॉर्डिंग जो एक्ट था, अब इसके अकॉर्डिंग कोई भी 18 एज से कम मैन की शादी नहीं कर सकता और वीमेन की एज 16 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। बट आप देखिए आप थोड़ा सा आगे मॉडर्न टाइम में आया है तो इस चीज को और चेंज किया गया, और अब 21 जो है शादी के लिए एक पर्टिकुलर एज फिक्स की गई मैन के लिए, और 18 ईयर एज जो है वो फिक्स करी गई वीमेन की। तो इससे अगर कम एज में अगर किसी की शादी होती है तो इट मीन वो इलीगल होती है और वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही देखिए कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म में किस तरह की कास्ट प्रॉब्लम थी, तो राजा राममोहन रॉय ने काफी कुछ काम किया इससे रिलेटेड। साथ ही प्रार्थना समाज ने भी किस तरह से बताया कि हर कोई इक्वल होता है सोसाइटी में, कोई ये ऊंच नीच वाली चीजें नहीं होती हैं। अगर एक प्रॉपर डेवलपमेंट चाहते हो तो बिल्कुल हर किसी को मिलजुल के रहना चाहिए। साथ ही बॉम्बे में परमहंस मंडली जो 1840 में बनाई गई थी उसने भी काफी सारा काम किया कि जो कास्ट सिस्टम है उसको एबोलिश किया जाए, उसको हटाया जाए। साथ में तो इस तरह से बहुत जरूरी होता है कि सोसाइटी में सब लोग मिलजुल के रहें। इसके साथ ही कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी जो दलित कास्ट के लोग थे उनको पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया। कुछ सीक्रेट मीटिंग्स हुई जिनमें इस वजह से भी काफी जब क्रिश्चियन मिशनरीज ने काफी सारे स्कूल सेटअप किए तो वास्तव में लोअर कास्ट के चिल्ड्रन वहां पढ़ने लिखने गए, और उन्होंने भी सोचा कि हम जब पढ़ लिख गए तो अपना वो जो खानदानी जो पेशा था, खानदानी जो काम था वही नहीं करेंगे बल्कि कुछ और भी लाइफ में करेंगे। और इसके साथ ही देखिए डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, बिल्कुल डिमांड्स होती गई सोसाइटी में किस तरह से इक्वलिटी और जस्टिस के लिए, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इतना हट गया था। सतनामी मूवमेंट हुआ जिसको फाउंड किया था घासीदास ने। और इसके साथ ही देखिए इन्होंने काफी सारे काम किए जिसकी वजह से जो सेल्फ स्टीम की आई कि लोगों का अपना आत्मसम्मान की जैसी फीलिंग होती है वो आई। और साथ ही देखिए गुलामगिरी जो बुक लिखी थी ज्योतिबा फूले ने, इसमें भी लो कास्ट के बारे में लिखा गया था, क्रिटिसाइज किया गया था पर कास्ट को कि किस तरह से वो छोटी जात से काम कराते हैं। काफी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इस तरह से देखिए शूद्रास जो लेबरिंग कास्टेस होते थे, आदि अति शूद्रास जो अनटचेबल्स होते थे, उनको बोला कि आप मिलजुल के रहिए और जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो चैलेंज है उसको उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए। शूद्र समाज ने जो कि फूले ने फाउंड किया था उसमें भी कास्ट इक्वालिटी को लेके ही मैसेज दिए गए। साथ ही ज्योतिबा फूले देखिए 1873 में इन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी, जिसका मीनिंग होता है स्लेवरी, और ये वही स्लेवरी थी कि जिस तरह से लोअर कास्ट जो पीपल है वो अपर कास्ट के लिए स्लेवरी का काम करते हैं। इसके साथ ही काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, अपर कास्ट वीमेन, द मिस्ट्रीज ऑफ द लिबरल एंड ह्यूमिलेशन ऑफ द लो कास्ट। इसके बाद में देखिए अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि खुद दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, उन्होंने काफी सारे कास्ट रिफॉर्म किए और मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया वेस्टर्न इंडिया में। इसके साथ ही ईवी रामास्वामी नायकर जिनको पेरियार के नाम से भी बोला जाता है साउथ में, उन्होंने दलित कम्युनिटी से रिलेटेड काफी सारे मूवमेंट्स किए और उनके डिमांड्स के लिए काफी स्ट्रगल किया।
हु कुड एंटर टेम्पल्स, जैसे मैंने बताया कि टेम्पल्स में सिर्फ कुछ लोगों को जाने की एंट्री थी जो ब्राह्मण सोसाइटी से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण, क्योंकि उन्हीं का काम होता था पूजा पाठ का और वैदिक एजुकेशन देने का। बट देखिए अम्बेडकर की बात करूं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद एक दलित कास्ट महल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनको भी बचपन में सब चीजें काफी फेस करनी पड़ी। इस कास्ट सिस्टम जो था वहाँ का, उनको भी अलग पानी, अगर जो अपर कास्ट के चिल्ड्रन थे सेम स्कूल में वो पढ़ते थे तो उनको अलग बिठाया जाता था, उनको सेम मटके से पानी नहीं पीने को दिया जाता था। तो जब ये बचपन से वो चीजें देखते, इवन जो नाई था बार्बर थे, उसके बाल काटने से उनको मना कर दिया था। तो ये इस तरह की जब भावना एक छोटे बच्चे देखता है तो उसके खिलाफ उसके मन में होता है कि ये सब चीजें गलत हो, और टेम्पल में भी उनको एंट्री की परमिशन नहीं थी। फिर बाद में जब 1927 में अम्बेडकर जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था टेम्पल एंट्री मूवमेंट, उसके अंतर्गत महल कास्ट को भी महल कास्ट के जितने भी लोग थे उन्होंने उसको फॉलो किया, पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, क्योंकि अम्बेडकर जी इसी कास्ट से बिलोंग करते थे। तो ब्राह्मण प्रेस जो थे वो दलित को कभी खुद के टैंक से जो वाटर जो भी कुआं वाला इलाका होता था तो कुएं से पानी नहीं देते थे। तो इस तरह के मूवमेंट्स काफी स्टार्ट की गए। 3 सच मूवमेंट्स वो टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 से लेके 1935 तक। और इसके साथ ही बाद में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो था अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड, द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्टेस दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन रादर देन इन्फ्लुएंसर। देखिए नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेट किया? उन नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो वास्तव में अपनी शिक्षा, अपनी संपत्तियों और जो भी इन्फ्लुएंस होता था उसको चाहते थे कि वो इम्प्रूव कर सकें लाइफ में आगे चल के। इसके बाद देखिए ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको मैंने बताया कि उनको पेरियार भी बोलते थे, एज ही वाज कॉल्ड, केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, वो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। और ही हैड बीन एन एस्थेटिक इन हिज अर्ली लाइफ एंड ही स्टडी संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली, और उन्होंने भी काफी संस्कृत की उनको नॉलेज थी। इसके साथ ही देखिए ऑर्गेनाइजिंग फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए सॉरी फॉर रिफॉर्म, किस तरह के रिफॉर्म के लिए किस तरह का काम हो, तो ब्रह्मो समाज जो कि फॉर्म हुआ 1830 में, इसने काफी सारे जो भी सेक्रीफाइस हमारे यहाँ पे उसके बलिदान दिए जाते थे, एडुलेटरी जो मूर्ति पूजा होती थी, उस सब चीजों को क्रिटिसाइज किया कि ये सब रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, होनी चाहिए, कि किसी की बलि दे दो किसी भी मन्नत को पूरी करने के लिए। इसी तरह देखिए डेरोजियो, यंग बंगाल हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, जो एक टीचर थे हिंदू कॉलेज कोलकाता में, उन्होंने भी 1820 में प्रमोट किया रेडिकल आइडिया से, इंकरेज किया हिज पीपल्स टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी, की जो भी रिलीजियस अथॉरिटी होती है, जो भी वो चीजें फॉलो करने के लिए आपसे बोलती हैं, जो भी अंधविश्वास होते हैं, तो उसके लॉजिक पूछने चाहिए। ऐसा कि जो भी कस्टम ट्रेडिशन है उनको आप बिना किसी लॉजिक के फॉलो करते रहो। फिर इसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद का कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, जिनका पहले नाम, ओरिजिनल नाम की बात करें तो नरेंद्र नाथ दत्ता था, और इन्होंने भी अपनी जो गुरु की टीचिंग, श्री रामकृष्ण की टीचिंग को फॉलो किया था और उनके मैसेज को पूरे दुनिया में फैलाया था। इसके साथ ही प्रार्थना समाज जो स्टैब्लिश हुआ था 1867 में एट बॉम्बे में, तो प्रार्थना समाज ने भी काफी सारे रिमूव करे कास्ट रेस्ट्रिक्शंस को, एबोलिश किया, चाइल्ड मैरिज इनकरेज किया, एजुकेशन ऑफ वुमेन, साथ ही जो विडो रीमैरिज है उसको खत्म किया कि नहीं, विडो जो रीमैरिज मना किया गया है उसको नहीं होना चाहिए बिल्कुल, जो विडो की रीमैरिज उसको दे देनी चाहिए। साथ ही देखिए काफी सारी मीटिंग्स जो आप हुई हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन टेक्स्ट में, वेद समाज की भी स्थापना हुई, और मद्रास में 1864 में वेद समाज जो था वो इंस्पायर हुआ था ब्रह्मो समाज से ही। इनका मेन काम था किस तरह से वो कास्ट डिस्ट्रिक्शन को रिमूव करें, साथ ही प्रमोट करें विडो रीमैरिज को, विडो की एजुकेशन को, और जो भी सुपरस्टिशियस ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म है उसको भी क्रिटिसाइज किया, और साथ ही सबको बोला कि एक ही भगवान है, उसी पे विश्वास करिए, उसी पे बिलीव करिए। लास्ट टॉपिक आपका है ब्लैक स्लेव्स एंड व्हाइट प्लांटर्स। ये आप हायर क्लासेस में काफी कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टोरी है जिसे ज्योतिबा फूले ने अपनी बुक गुलामगिरी में स्लेवरी के बारे में लिखा था। उसी तरह की कुछ स्लेवरी अमेरिका में पाई जाती थी, क्योंकि अमेरिका में उस टाइम काफी ज्यादा प्लांटेशन होता था और प्लांटेशन के लिए लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। तो ये लेबर्स जो थे अमेरिका के लोग नहीं थे, बल्कि इन लेबर्स को अफ्रीका कंट्री से, वहां के जो नेटिव पीपल होते थे उनको ब्लैक पीपल उस टाइम बोला जाता था, तो उनको वहां से खरीद के लाया जाता था और उनको व्हाइट प्लांटर्स जो अमेरिका के लोग होते थे उनको बेच दिया जाता था। तो जब ये व्हाइट प्लांटर्स उनसे इसका मतलब जो अफ्रीका के पीपल हैं वो अब इनके स्लेव्स हो गए, और उनसे वहां पे प्लांटेशन में काम कराया जाता था, उनको मार मार के पीट पीट के काम कराया जाता था, उनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, लॉन्ग आवर्स उनसे काम कराया जाता था, उनको किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको वापस उनके घर नहीं जाने दिया जाता था। तो ये भी एक तरह की स्लेवरी को ही दर्शाता था, बट बाद में काफी सारे स्ट्रगल के बाद ये स्लेवरी जो थी वो खत्म हो गई थी। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स थी। So thank you everyone, and please like, share, subscribe this channel for more updates.